हो गई शाम गिर गए दाम। अस्सलाम वालेकुम। मंगल का दिन है, मैं आपके साथ हूँ। उमेर मेरा नाम है और हम अपने प्रोग्राम के साथ आपके पास फिर से एक बार हाजिर हैं, जिसका नाम है सीन ऑन है। आज आप देख रहे होंगे मेरा सेट पीछे बदल गया है। हम लोग जाके बैठ गए टोरंटो के आसपास, ताकि आप लोग अगर कॉल ना करें, कोई बात ना हो, तो फिर मैं डायरेक्ट यहीं से छलांग लगा दूँ, और अगर अच्छा हो तो फिर अच्छा नीचे देखते रहेंगे क्या कौन सी गाड़ियाँ जा रही हैं। अच्छा जी, वैसे तो जो खलील हैदर साहब का मशहूर गाना है, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, मुझे लग रहा है उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर ही ये पूरा गाना लिखा था, क्योंकि अब आजकल सबका यही हाल है, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। आप देख रहे हैं मेरे ही बाल बड़े हो गए, मुझे लग रहा है कुछ दिनों में वो मेरा अंडरटेकर वाला सीन हो जाएगा, सामने बाल आके। खैर, अच्छा, आज ज़बरदस्त किस्म का शो है जनाब हमारा। मेरी बहुत ज़्यादा आपको बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। आज ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं हमारे, डॉक्टर सुनील गुप्ता, ये लाइफ टाइम मास्टर ट्रेनर हैं एडवर्ड डे बोनो टूल्स के, लैटरल थिंकिंग के। हसन वादी, ही इज़ अ स्पीकर, ही इज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट, ही इज़ अ फिलांथ्रोपिस्ट। उसके बाद जनाब हमारे पास अथर आर्यन आमिर हैं, जो फिलांथ्रोपिस्ट हैं और ओनर हैं और फाउंडर हैं कराची कबाब वाला के। और फाइनली आपके लिए ज़बरदस्त सरप्राइज़, मुबीन उल हक हमारे आपके साथ होंगे बेकार वाइन से। मुबीन साहब, वैसे तो हमारा जो जान पहचान है मुबीन से, वो कराची वाइन्स के तवस्सुत से काफ़ी अच्छी वीडियोस ये बनाते हैं, मगर आज थोड़ा इनके डिफरेंट साइड देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। अच्छा, पहला मौजू जो हमारा आज का है वो, पहले अच्छा सवाल नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप में से किसी कोई जवाब देना चाहता है तो आप जवाब दे सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब से मैं पूछूंगा सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी, सवाल बिल्कुल आ रहा है, प्रोड्यूसर साहब ने मुझे थम्स अप दे दिया है। अच्छा, जो जीतेंगे उनको आईपैड केस मिलेगा, 360 डिग्री आईपैड केस है ये, तो आप कॉल करके हमें जवाब दे सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी लैटरल थिंकिंग की, आइडियाज़ कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो अब ये है क्या लैटरल थिंकिंग, पहले तो बात कर लेते हैं कि ये ईजाद किसने किया। एडवर्ड डे बोनो साहब थे ये। इनका वैसे तो ताल्लुक़ एक अच्छे बड़े घराने से था। हुआ क्या कि अब इनको काम करना था साइकोलॉजी के ऊपर और थिंकिंग के ऊपर। अब इनके साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ होता है, वालिदैन जो है ना, अपना जो ख्वाहिशें होती हैं वो मुसल्लत कर देते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा ज़रूर बनना चाहिए, या जो बैंकर का बेटा है, बाप जिसका बैंकर है उसका बेटा भी बैंकर बने। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये काम कुछ और करना चाहते थे और इनको जनाब वो डॉक्टर बना दिया गया, और उनको कहा गया नहीं जी आपने तो डॉक्टरी पढ़नी है। तो अच्छा जी, क्या किया जा सकता है, वालिद साहब की ख्वाहिश है। वालिद साहब की ख्वाहिश के आगे इन्होंने सर झुका दिया। अपनी डॉक्टरी कंप्लीट कर ली इन्होंने, मेडिसिन जब इन्होंने कंप्लीट कर ली तो फिर अब इन्होंने कहा कि जनाब ये मुझे अब इससे आप मुस्ताफ़ी करें, और मैंने जो है काम अब डॉक्टरी का काम नहीं करना, आई वांट टू वर्क ऑन थिंकिंग। उसके बाद पीएचडी किया इन्होंने साइकोलॉजी में, और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। और उन्होंने बात ये की कि जनाब एक तो चीज़ है हमारा रेगुलर सोच, जो आम आदमी सोचता है कि ये होगा इसके बाद ये होगा। जैसे हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं कि मैं जाऊंगा, जाके कार्ट लूँगा, उसके बाद फिर चीज़ें उसमें डालूंगा, उसके बाद चेकआउट में जाऊंगा। इन्होंने काम किया लैटरल थिंकिंग के ऊपर। लैटरल थिंकिंग क्या है, वैसे तो हमारे पास आज एक ज़बरदस्त गेस्ट हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, मगर मैं अपनी थोड़ी सी कोशिश पहले कर लूँ। लैटरल थिंकिंग इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग समथिंग, इज़ अ डिफरेंट वे। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से बोलूँगा अगर हमारे राइट या लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो पज़ल मैंने दी थी वो अगर दिखाएं तो उससे बड़ा ज़बरदस्त आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा लैटरल थिंकिंग ईजाद करने का, जब अच्छी खासी सोच से काम चल रहा था। तो बेसिकली ये क्रिएटिव आपके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं उसको इन्वोक करती है और क्रिएटिवली आपको सोचने पे मजबूर करती है। अब बहुत सारे मसले ऐसे हैं दुनिया के, कोरोना वायरस को ही ले लें, अब आधे से ज़्यादा इंडस्ट्रीज ठप हुई नहीं है, का क्या किया जाए। कन्वेंशनल थिंकिंग से तो आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, सोल्यूशंस आप कितने ले आएंगे। ऐसी जगहों पे लैटरल थिंकिंग इस्तेमाल होती है, और ऐसी ही चीज़ के बारे में हमें कहा गया है कि हम लैटरल थिंकिंग करें। अच्छा जी, किया क्या इन्होंने बेसिकली सिंगापुर गए, सिंगापुर का पूरा वहाँ पर थिंक टैंक बने, वहाँ पर लोगों को सिखाया लैटरल थिंकिंग का। ज़्यादा मैं आपको टेक्निकल बात नहीं करूँगा, एक दो कहानियाँ बताता हूँ मज़ेदार, उससे आप समझ जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी ऑयल की कंपनी है, पेट्रोल जब
डिग करते हैं तो डिगिंग जो है वो कई हज़ार किलोमीटर नीचे जाकर होती है। अब वहाँ पर उस एक स्पॉट पे डिगिंग करती है ऑयल की कंपनी। अब करते करते ऑयल नहीं निकला तो हज़ारों लाखों आपके पैसे ज़ाया हो गए उस कंपनी के। कंपनी ने हायर किया एडवर्ड बोनो साहब को। उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात बोली कंपनी को कि एक स्पॉट पे आप जब डिग कर रहे होते हैं तो वहाँ से जब ऑयल नहीं निकलता, वो सारे पैसे, वो सारा टाइम, वो सारी मजदूरी आपने तो ज़ाया कर दी। आप वर्टिकल डिगिंग क्यों नहीं करते? शुरू में तो बड़े हंसे लोग इनके ऊपर, क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिगिंग कहाँ से होगी, ऑयल में वर्टिकल डिगिंग। मगर जब लोगों ने सोचना शुरू किया तो बात बिल्कुल ठीक थी जनाब, के बजाय इसके कि हम स्पॉट ए, स्पॉट बी, स्पॉट सी, स्पॉट डी पर डिगिंग करें, वर्टिकल डिगिंग करते हैं ताकि ऑयल जहाँ से मिलना है नीचे तो आप उतना पहुँच गए, उतना टाइम आपका बच गया, अब आप वर्टिकली डिग करना शुरू करें। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से एडवर्ड बोनो साहब के जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने हिट किया। बुक्स इनकी काफ़ी सारी हैं जो उन्होंने लिखी हैं, लैटरल थिंकिंग है, 6 थिंकिंग हैट्स है, और इसी बारे में जो है डॉक्टर सुनील गुप्ता आज हमें बताएंगे, क्योंकि अब जो रीसेंट कोरोना वायरस की सिचुएशन है, लोगों ने अपना सारा दिमाग लगा लिया। आम हालात में तो आम तरीक़ों से तो ये हल हो नहीं रहा। अच्छा जी, पज़ल देख रहे होंगे आप मेरी लेफ़्ट हैंड साइड पे, लैटरल थिंकिंग की ही पज़ल है ये। बताया क्या गया है इसमें, ये चीज़ बताई गई है कि एक तो आपका रेगुलर तरीका है, सीधे जाएं, उल्टे हाथ पे जाएं और डिग कर करके निकालें, मगर ये आपको कहा किसने है कि मेज़ के अंदर जाएं? बाहर से भी तो जा सकते हैं। दैट इज़ अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, और यही जो है ये एडवर्ड बोनो साहब की थ्योरी थी, और इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया। वैसे तो ज़बरदस्त किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं जो सुनील गुप्ता साहब करते हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं, देखते हैं, इनका कनेक्ट करते हैं इनको हमारे साथ। हेलो हेलो या डॉक्टर गुप्ता। या हाय। ये आगे पीछे कुछ मेरे ख्याल से तकनीकी खराबियाँ एक बार और हमारे आड़े आई हैं। अच्छा जी, आगे लेके चलते हैं, अभी इनको एक बार और कॉल में मिलाता हूँ। अच्छा, मज़ीद हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, एक और ज़बरदस्त कहानी लैटरल थिंकिंग के बारे में ये हुई थी जनाब, एक टूथपेस्ट बनाने की कंपनी के साथ। अब इन्होंने क्या किया, फंस गए, सेल्स हो नहीं रही है, ये हर जगह ये मसला है, और अब ये बड़ा मसला हो गया है आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। कहानी खैर पुरानी है। तो सारे जो थिंक टैंक्स थे कंपनी के लेके बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा सेल कहाँ से बढ़ाई जाए। कोई मार्केटिंग वाले लोग हैं वो कह रहे हैं जनाब एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए, कोई जनाब हमारे सप्लाई चेन के लोग हैं वो कह रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्ट मंगा के फ्लोट कर दी जाए, इससे सेल्स वाले कह रहे हैं डिस्काउंट पे लगा दें जैसे कि होता है। यही इसी असना में जो फैक्ट्री के मालिक थे वो एक बार फैक्ट्री के फ्लोर पे थे, तो एक मुलाजिम जो फैक्ट्री में काम करने वाला है, अब बहुत हाई सुपरवाइज़र लेवल का नहीं, छोटे मुलाजिम जो पैकिंग में होते हैं, वो कहता है आपको प्रॉब्लम आ रही है अगर सेल में, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो टूथपेस्ट है उसकी जो नेक का साइज़ है वो बढ़ा दें। शुरू में तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात लगी, क्या क्या अजीबोगरीब बात कर रहा है कि टूथपेस्ट के जो नेक का साइज़ है वो बढ़ा दें, उससे सेल बढ़ जाएगी, ये कैसे होगा? कहता है साहब आप समझे नहीं, ये जो टूथपेस्ट है जब सुबह में लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो नाप के कोई टूथपेस्ट नहीं निकालता कि कितना निकल रहा है, वो खूब आधी आंखें खुली होती हैं, आधी नहीं खुली हुई होती हैं, दबाता है, दबा के पचाक से टूथपेस्ट निकलता है जितना निकल आए। आपको अपना सेल बढ़ानी है ना, सेल का मतलब है यूजेज बढ़ानी है। यूजेज कैसे बढ़ेगी? यूजेज ऐसे बढ़ेगी, लोग बार बार टूथपेस्ट खरीदेंगे। और कैसे खरीदेंगे? नेक का साइज़ बढ़ा दें, टूथपेस्ट की खपत अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये लैटरल थिंकिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ज़बरदस्त किस्म के। हमारे साथ कुछ लोग आगे जुड़ेंगे। आगे एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता जाता हूँ, इससे पहले कि एक बार हम लोग कॉल करें।
फैक्ट्री, अब एक और फैक्ट्री थी, अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है वो, साबुन की कंपनी थी। और उन हुआ क्या कि जो फैक्ट्री फ्लोर का फिर ये कहानी है कि जो उनको प्रॉब्लम ये आया कि जो साबुन थे वो खाली साबुन के डब्बे पैक होके जाने लगे। अब आम तौर पे तो बड़ी छोटी सी बात लगती है कि जनाब साबुन के डब्बे पैक होके जा रहे हैं तो इसमें खाली है तो क्या हुआ, मगर जो खरीद रहा है उनका डिस्ट्रीब्यूटर, अगर उसको कमिटमेंट है 30 साबुनों का, उसको 30 के बजाय 28 या 29 मिल रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए बहुत जो है डिसअपॉइंटमेंट की बात है। और इससे काफ़ी KPIs जुड़े हुए होते हैं कंपनी के। बड़े फिर से थिंक टैंक बैठ गए, कहा गया जनाब रोबोट बनाया जाए जो एक्सरे करे और निकाले डब्बों को, उन डब्बों को जो खाली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाए। एवरीथिंग अंडर द सन उन्होंने ट्राई कर लिया, काम कुछ नहीं हुआ। दुनिया की दूसरी तरफ एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सेम प्रॉब्लम इसी कंपनी के साथ आया, इसी कंपनी की फैक्ट्री में। उनके सुपरवाइजर ने बड़ा मज़ेदार काम किया, लैटरल थिंकिंग इस्तेमाल किया। उसने पंखा लगा दिया प्रोडक्शन लाइन पे। अब जितने भी डब्बे गुजरते थे जिसमें साबुन होता था वो तो वहीं रहते थे, मगर पंखा जब चलता था तो जो जितने खाली डब्बे होते थे वो उड़ जाते थे। काउंट पूरी आती थी कार्टन के अंदर, काम बन गया उसका सिर्फ एक सिंपल पंखे से। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताने थे लैटरल थिंकिंग के बारे में। एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। Yes, sir. How you doing? Good morning. Hello, sir. How are you? I'm good. I'm good. I was just telling everyone about you and your profile, and I was just telling them कि जितने भी मैंने ट्रेनिंग कोर्सेज लिए हैं, और कॉर्पोरेट्स में तो ट्रेनिंग कोर्सेज होते ही हैं, मेरी ज़िंदगी में 2 मुझे याद रह गए। One of those is from you, Oh gosh. 6 Thinking Hats. I still remember that. कराची में वो कोर्स मैंने किया था, and it was एक दिन कैसे गुजरा मुझे नहीं पता चला। Very good. Very nice. Very nice. Very good. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो डॉक्टर सुनील गुप्ता हैं, ही इज़ अ लाइफ टाइम मास्टर ट्रेनर फॉर एडवर्ड डे बोनो टूल्स। इसके साथ साथ चीफ इनोवेशन इंस्टिगेटर हैं, ज़बरदस्त टाइटल, फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, आइडियाज़ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, और उसके साथ साथ ही इज़ अ PhD फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। तो Thank you. Thank you for having me on your wonderful show. मोस्ट वेलकम सर, इट इज़ ट्रूली एन ऑनर। आप लाइव हैं इस वक्त, हम सब आपको सुन रहे So हैं। for those who are fasting, Ramadan Kareem, and I hope everything is fine with everybody over there. You're looking after yourself and your families. हाँ जी. अच्छा, साथ साथ मैं बताता चलूँ, हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है अपने व्यूअर्स के लिए, ऑल्सो रिलेटेड टू लैटरल थिंकिंग। व्हाई आर मैन होल कवर्स राउंड? गोल क्यों होते हैं मैन होल कवर्स? क्लासिक लैटरल थिंकिंग की क्वेरी है। जवाब आया आपके पास? अभी तक नहीं आया। द नंबर इज 9058198209। तो आप हमें कॉल करके जवाब दे सकते हैं, या अगर डॉक्टर सुनील गुप्ता से कोई सवाल करना हो। सर, लेट्स कट राइट टू द चेस। लैटरल थिंकिंग, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ज़रूरी क्यों है इस वक्त पूरी दुनिया में जो सिचुएशन बनी हुई है? अब आम हालात में तो काम नहीं चल रहा, तो हाउ कैन लैटरल थिंकिंग हेल्प? So current scenario we call it VUCA. Only theory, now it is practice. VUCA का ये मतलब है, the world is very volatile at the moment. V stands for volatile. U stands for very uncertain. कल क्या होगा किसको पता? सिर्फ अल्लाह जाने. We don't know what is going to happen. World has become very complex. घर से बाहर निकलो, ग्लव पहन के निकलो, मास्क पहन के निकलो, सैनिटाइजर करो, ये करो, वो करो। Many countries ना मस्जिद में जा सकते हैं, ना चर्च में जा सकते हैं, ना मंदिरों में जा सकते हैं। So imagine, it is a holy month. Even in the entire Middle East, cannot go to the masjid. So very complex. ऐसे कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में किसी को भी। And it is ambiguous. Everything is very unclear. क्योंकि पता नहीं, लोगों को कुछ पता नहीं है कि भाई supposing God forbid ये वायरस कोविड हुआ भी, वापस
वायरस होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं. सेकंड वेव. So in all the whether you'll get it, you'll relapse, you don't know. So the immunity aspect, so many things which are uncertain in this complex world. So we have to think differently. We are not thinking differently. Most of the masses not thinking differently. Some governments are, but the people down the line are not thinking differently. They are saying नहीं हमें क्या होगा, हमारी कौम में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, हमारे मस्जिद में नहीं होगा, हमारे मंदिर में नहीं होगा. So people not thinking, first thinking. इसका हमें नतीजा देखना है. इसका नतीजा क्या होगा. अगर God forbid ये हो गया किसी को घर पे, तो उसका नतीजा क्या होगा. नतीजा अच्छा नहीं है. हमें सोचना है. We have to think and we have to find way out. We have to find solutions out. So मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ. We had a wonderful doctor. This doctor from Australia. He attended our lateral thinking workshop in New York City. His name is Dr. Barry Marshall. जब आपके पास वक्त हो, प्लीज आप गूगल करें इनको, डॉक्टर बैरी मार्शल. So Barry Marshall, he was so impressed by lateral thinking that when Edward de Bono went to Australia for a presentation, he attended again lateral thinking. And he started thinking about one problem that he was involved with. He was involved with peptic ulcer patients. Peptic ulcer मतलब स्टमक की लाइनिंग खराब हो जाती है, वहाँ अल्सर हो जाता है, और उसका एक ही इलाज था दुनिया में सदियों से, from ancestral time, from Greek time, from even old, if I see even the Arab world, Ibn Khawarizmi or Ibn Sina. Ibn Sina थे Arab world में फार्मासिस्ट. तो उस जमाने से एक ही इलाज था. इलाज ये था कि काट के वो टुकड़े को फेंकना पड़ेगा. मतलब सर्जरी इज द ओनली वे आउट. Why? Because people resigned to the fact that this problem needs only one type of solution. And what is that? Surgery. But Barry Marshall was convinced this is not necessitating surgery. This is perhaps not a disease. My entire medical community chasing the wrong, barking up the wrong tree. It's called in English red herring. मतलब ये false trail है. ये कोई गलत ये सुराख है और ये गलत रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं. इसको अलग ही सोचना चाहिए. उन्होंने सोचा. कैसे सोचा? उसका अलग ही इलाज निकाला. उन्होंने कहा हाइपोथेसिस, मुझे टेस्ट करने दो, ये बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. 5 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स कैन एलिमिनेट that ulcer in the stomach. How's that? Instead of conventional thinking, lateral thinking use करते हुए उन्होंने. He's a winner, absolutely. He's a winner of the Nobel Prize for Medicine, by the way. तो इस हालात में भी हमें ऐसे किस्म का सोचने वाला चाहिए बंदा, कि कोई मेडिकल वाला ऐसा सोचे, कोई फार्मा वाला ऐसा सोचे, अलग तरीके से सोचे. पूरी दुनिया जैसे सोच रही वैसा नहीं सोचना चाहिए. अभी हम लोग सब एक ही तरीके पे सोच रहे हैं. कैसे? घर के अंदर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मुंह को कजें, मास्क पहने, ग्लव पहने. पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, which is good, which is needed. But somebody doing research need to think differently. So lateral thinking means don't think routine, break that pattern. Think थोड़े अजीब गरीब तरीके से सोचो, अलग तरीके से सोचो, और उसका जो आपको हल मिलेगा वो एकदम जबरदस्त होगा. That will give you the value add in your life. Yeah, that is lateral thinking. अच्छा सर, क्लासिक एग्जांपल्स हैं एडवर्ड डे बोनो की. तो वो जो ऑयल डिगिंग वाली थी, मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थोड़ी देर पहले कॉल से पहले. और टूथपेस्ट वाली क्लासिक एग्जांपल्स हैं. फैक्ट्री बॉक्सेस वाली एक आपने दे दी अभी, पेप्टिक अल्सर वाली. आई हैव अनदर क्वेश्चन. ये तो सारे बड़े बड़े लोगों का जिनके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, हजारों के हिसाब से हैं. अभी एलए में 1971
इन लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होने वाले थे। ओके। तो वो ओलंपिक्स जो है 1 महीने पहले ही कैंसिल हो जाने वाले थे। किस वजह से? क्या वजह? कि एलए सिटी का दिवाला निकल गया। एलए सिटी क्या कहते हैं उसको, एलए सिटी का जो मेयर है नजीम कहते हैं, नाजिम जो सिटी का जो मेयर था, ही रियलाइज के पैसे नहीं है, ओलंपिक्स कैसे चलाएंगे? तो गेस व्हाट, ही सडनली रिमेम्बर्ड लैटरल थिंकिंग। उन्होंने एडवर्ड डिपोनो से सलाह मशवरा की, भाई एडवर्ड डिपोनो प्लीज हेल्प। एडवर्ड डिपोनो ने कहा मैं तो नहीं हेल्प कर सकता, मैं बता सकता हूं कैसे आपको सोचना है, अलग तरीके से सोचो। अगर पैसे नहीं है तो कहां से आएंगे पैसे? सो फॉर द फर्स्ट टाइम द ओलंपिक्स not cancelled, Olympics ran as scheduled. For the first time in 1971, the Olympics made bumper profit. How? First time. दिवाला निकलने वाला था। Advertising rights. उससे? Advertising rights. हाँ जी, advertising rights, advertising revenue. Okay. Through marketing revenue, they could sustain the entire Olympics cost, the city. Of course, today it is way of life. Yes. But ये स्टार्टिंग अभी क्रिकेट टीम में भी ऐसे ही होता है, क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते हैं लोग। डेफिनेटली फीफा में भी, यूएफा में भी $multi-million डॉलर्स का बिजनेस होती है एडवर्टाइजिंग में। पाकिस्तान में कहते हैं चलो भाई हबीब बैंक का टी शर्ट पहनो, ओके, यूबीएल का टी शर्ट पहनो, फिर मैदान में ओके। So today it is routine, but in 1971 it was not routine. If top companies, including Rolex, did not sponsor, those Olympics would have been cancelled. So many examples in the world of so sponsorship की जो ये ट्रेडिशन है सर, ये वहां से निकला है बेसिकली। हाँ जी, हमारी जो क्या कहते हैं, एक तौर तरीके जो चलते आ रहे हैं उससे हम वाकफ हो जाते हैं। हमारी आदतें जो है ना, एक हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं, तो वो आदतों को हमें तोड़ना है, वो हैबिट को तोड़ना है। दैट इज एग्जैक्टली लैटरल थिंकिंग। उसका सही डेफिनेशन यही है, टू ब्रेक द पैटर्न। मेरे ख्याल से लोग अपने घर से ज्यादा टाइम कंफर्ट जोन में गुजारते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने की एक तो जरूरत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आदत से मजबूर हो जाते हैं और नया कुछ सोचते नहीं है ना। अगर हमारा काम काज वैसे ही हम सोचते हैं, अगर हमारी ग्रोसरी स्टोर है हम वैसे रूटीन में घुस जाते हैं, अगर हमारा कोई बिजनेस है हम रूटीन में घुस जाते हैं। हम अलग तरीके से नहीं सोचते हैं कि भाई अलग तरीके से कैसे सोचा जाए, तो अलग तरीके से सोचने से उसका फायदा ही फायदा है। अच्छा सर, ये तो बड़े बड़े लोगों की बात हो गई जिनके पास फैक्ट्री है, मेयर्स की बात हो गई। आम आदमी की बात करते हैं। मैं अपने आप को मैंगो मैन बोलता हूँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सर पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपने आप को मैंगो मैन मत बोलना, आम आदमी। और मैंने ये बात मुझे आधा घंटा लगा शो में, मैंने काम कर दिया है। तो आम आदमी बताएं, अब इस वक्त कनाडा में रियल्टर्स हमारा शो देख रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हमारा शो देख रहे हैं, मॉर्गेज एजेंट्स देख रहे हैं, उनको किस तरह अडेप्ट करने की जरूरत है अपने बिजनेस को, क्योंकि अब जाहिर है नुकसान तो सबको हुआ। कंप्लीटली अनकन्वेंशनल, बिकॉज अब तो फेस टू फेस होएगा ही नहीं, तो रियल्टर को भी डिजिटल जाना पड़ेगा। अभी ट्रेडिशनली रियल्टर डिजिटल कैसे जा रहा था, फोटो लेता है प्रॉपर्टी का, हाउस टू सेल, ओके, मिसेस आगा में हाउस है, चलो भाई फोटो बनाओ, 3 bedroom टाउन हाउस फॉर सेल, desperate owner, blah 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 blah. But you'll have to do something different. Maybe you'll have to do like a virtual tour. You will have to do like a 3D augmented reality show of the house. You'll have to maybe go into a live e-auction as a concept. Okay. So you can't do traditionally. You can't say, put a board outside a house and say a house for sale. That, because nobody will come there to see. Yeah. So how will he get the eyeballs, meaning the visibility कि भाई ये घर बिक रहा है? उसको अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा। इंश्योरेंस वाले को अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी हो रहा है पूरी दुनिया में कि ई इंश्योरेंस हो रहा है। ओके, इन अ कंट्री लाइक इंडिया 90% ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस ई मतलब it is on, you have to go to the insurance portal and you have to file everything on the portal
load your document in the portal, and in 2 minutes a company like Tata AIG, which is a joint venture between American insurance company and Tata's in India, इन 2 मिनटों में, सिर्फ 2 मिनटों में आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपने घर पे बैठे आप प्रिंट आउट ले सकते हो। जबरदस्त। तो वो जमाना गया कि भाई इंश्योरेंस एजेंट आपके घर पे आता था, आपसे फॉर्म भराता था, आपसे सलाह मशवरा करता था, आपसे सवाल जवाब करता था, बाद में अपने कंप्यूटर में फीड करता था, बाद में अपने ऑफिस में जाता था, मैनेजमेंट का अप्रूवल लेता था। ओके, ऑल दिस इज रिटर्न नाउ इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। टुडेज कॉन्टेक्स्ट इज स्पीड, सिंप्लिसिटी। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं इन दिस वुका वर्ल्ड, और पिछले 2-3 महीनों में दिस इज कम आउट वेरी क्लियर। हमें चाहिए स्पीड और सिंपल। लोगों को चाहिए सब कुछ फौरन फटाफट होना चाहिए और आसान। गुड। अच्छा, जो सैलरीड लोग हैं सर, अब ज़्यादातर सैलरीड लोग भी हमारा शो देखते हैं, जाहिर है कनाडा में यहाँ पे देव बिन मेजर ले ऑफ्स, दे आर सिटिंग एट होम कलेक्टिंग EI, दे आर सिटिंग एट होम कलेक्टिंग गवर्नमेंट फंड्स। एंड में तो ये खत्म हो जाना है। व्हाट आर द अप्रोचेस दे शुड बी यूजिंग? कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्स का है, कोई इंजीनियरिंग का है। व्हाट इज द अप्रोच दे शुड यूज? पीपल आर नॉट यूजिंग दिस टाइम कंस्ट्रक्टिवली। तो अगर घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो। पहले तो आप कुछ नया इल्म इन्वॉल्वमेंट में हो सकते हो, मतलब नॉलेज सर्च में चले जा सकते। कैसे? आपको एक डॉलर भी नहीं खर्चा करना है। देयर आर सो मेनी गुड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। एग्जाम्पल, Google has started Google Garage, and it has accelerated in the last 3 months. What is Google Garage? Google Garage is a garage. So आप Google में जाएं, टाइप करें Google Garage, आपको उनका होम पेज खुल जाएगा। उसमें उनके पास पता नहीं 200-300 कोर्सेज हैं। मोस्ट आर फ्री। फ्री मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, उसमें सर्टिफिकेशन भी है। ओके, तो you can learn these core. Example, how to be a website developer, how to do search engine optimization, how to do marketing on the internet, how to do online marketing. Let's say घर पे आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बेकरी स्टार्ट करना है, आपको घर से स्टफ्ड नान, कीमा, निहारी बना के बेचना है। ओके, तो वो बिजनेस कैसे सक्सेसफुल किया जाए आपका? समझो आप टोरंटो में हो, मिसिसागा में हो, आपको पूरी जो एशियन कम्युनिटी उनको टारगेट करनी है, तो आप कैसे टारगेट कर सकते हो? तो यू कैन लर्न दी स्किल्स। सो पीपल नॉट लर्निंग, पीपल आर स्पेंडिंग टाइम इन अ नेगेटिव वे एट होम। इस वक्त तो नेटफ्लिक्स एंड चिल हो रहा है। People watching movies, people just whiling the time with the children. People not saying this is a wonderful opportunity. इसको इस हालात को, जो नेगेटिव हालात हैं, इनको हम पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट कर सके? इस वक्त में हम कैसे इसका ज्यादा में ज्यादा फायदा उठा सके? हम घर पे बैठे हैं, वेले हैं, पंजाबी कहते हैं वेले हैं, कोई काम काज नहीं है, वेले बैठे थे बंदा। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस try to learn some new skill, see where your passion lies. So don't have to be dependent going back to the workplace. You can be an entrepreneur when everything opens up. I give you an example. In a country like India, because of this whole situation, there are so many new entrepreneurs, and many entrepreneurs have ventured into hygiene business, selling masks, selling thermometers, selling oximeters, selling sanitization equipment, selling sanitization services. अब ये सारी चीजें तो हमने परवाह नहीं की है। पहले 3 महीने पहले अगर कोई कहता भाई थर्मल ये इंफ्रारेड थर्मामीटर ले लो, मैं हंसता उसके ऊपर। मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी। किस वजह से चाहिए मुझे ये? आज ये जरूरी है क्योंकि हर बिल्डिंग में लगा दिया इन्होंने, और जगह जगह पे जरूरत है और शॉर्टेज है इसकी।
So how can you seize an opportunity? If you enter into a business area which will remain for a long time, then you will have comparative advantage. तो अलग तरीके से सोचो. No, चलेगी doesn't mean it is the end of the world. Yes, I know. But one salah from my side to everybody is, this should be lesson. कि भाई हमने adequate savings करके रखे हैं, कि हमने ऐसे ही, लापरवाही से पैसे खर्चा किए हैं. So whose suffering is who have no savings kept aside. So ये lesson is also on thrift and savings. So every household minimum 3 to 6 months बिना कोई टेंशन के एक बफर होना चाहिए कि ऐसे हालात में खुदा ना करे somebody unwell in the house, some problem, some calamity, then the household expenses, children should not suffer, खाना पीना should not suffer. तो लोगों ने नहीं की ये तैयारी. लोगों ने क्या, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा. तो एक्सपोजर जो है लोन्स पे बढ़ गया. लोगों ने चादर फैलाई, बिना हाथ की चादर फैलाई. So now problem paying EMI, paying for the car, paying for this loan, that loan, because there is no buffer, there is no savings where they can dive into those savings and sustain. So one lesson to take away for you, me and everybody is, in future this should never happen to us. Now we can't rectify the situation, but tomorrow we need to prevent, we need to inculcate this in our children also, the habit of savings, the habit of thrift. And that is why the phrase in English, saving for a rainy day. Saving for a So rainy that's why Edward de Bono, Edward de Bono जबरदस्त एक किताब लिखी जो लोगों को पढ़नी चाहिए. It's called Think Before It Is Too Late. Think before it is too late. हाँ जी, हम कब सोचते हैं? जब मुश्किल का सामना करना पड़ता है तब सोचते हैं. गलत है वो. मुश्किल के पहले हमें सोचना है. खुदा ना खास्ता ऐसे हो गया तो हमारी क्या तैयारी है? What is our fallback plan? What is plan B, plan C in our life? That is also lateral thinking, preventing a problem from happening. Preventing a problem before it even happens. Thinking creative. Correct. So this situation has taught us that we are caught unprepared, we are flat-footed. Many families don't have food to eat. They don't have money. They are dependent on the state. At least, alhamdulillah, you are in Canada. Many parts of the world, people don't get money from the state. Yep. There is no welfare payout. There is no unemployment payout. Okay, a country like, example, India, Pakistan, you know that. Poor laborers who are dependent on daily wages. They have also not saved anything. Yeah. क्यों? वो 200-500 कमाते हैं दिन का, उसी दिन पे खत्म कर देते हैं. वे 500 कमाते हैं, 1000 खर्चा कर देते हैं. Okay? सही. So, जैसे कहते हैं ना, आमदनी 8 नहीं, खर्चा रुपया. तो ये भी एक आपका लेटरल थिंकिंग का एक मोड है कि प्रिवेंटिंग अ कैलेमिटी बाय अवॉइडिंग इट. करेक्ट. आई थिंक इससे अच्छे नोट पे सर हम लोग, वैसे तो मैं आपसे तकरीबन 2 घंटे लग के लेटरल थिंकिंग के ऊपर गपशप लगा सकता हूँ, मगर आपका आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज जो आपका टाइम है बड़ा कीमती है और सुबह के 4:15 हो रहे हैं इस वक्त इंडिया में. No problem at all. Pleasure anytime, sir, for you. थैंक यू. कोई प्लग करना चाहेंगे अपनी ट्रेनिंग? Sorry? कोई अपनी ट्रेनिंग, आने वाली ट्रेनिंग प्लग करना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंसेस के लिए बताना चाहेंगे? I have many courses online, so we are doing lot of digital courses. We are doing lot of courses using WebEx, which is digitals. Many have been free. So we are doing through our partners in Pakistan, in Karachi, we are doing a lot of our courses also. Hello? Many are going to come up. आप कॉल पर हैं हमारे साथ, प्रोग्राम सीन ऑन है. अच्छा, लाइन कट गई मेरे ख्याल से. हेलो नहीं सर, आपकी नहीं, हमारे ऑडियंस से कॉल आ रही थी. अच्छा, okay. So many courses, you can go to our website ideas-consulting.com. ideas-consulting.com. Or you can email me, my first name @ideas-consulting.com. I'll be pleased to send you any information on free courses first.
because I'm the one telling you go for free courses first. So in the last 3 months, I've run over 10, 12 free to 2-hour sessions, allowing people to register free for the webinar. So feel free to see like this, where the webinar is running, where the workshop, digital workshop is running. Hello. Because you don't have to pay anything for that. Yeah. Thank you so much, sir. It was truly a pleasure. And I would like to have you again on my show for sure. And thank you so much for joining us. Pleasure. All the best, and Eid Mubarak in advance Thank to you. all of you. And one more time, everybody be safe and think before you act. Think before you leap. Okay? Good luck. All the best Thank to you. all of you. Hello. Hello. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hassan, Yes, how are you? I'm so sorry for keeping you waiting. no problem, no problem. Okay, so guys, Hassan is awesome. I was just reading his profile. You guys might be already familiar with him. He's a Toastmasters speaker. He's a Toastmasters champion. He's a fitness expert. He's a philanthropist. Hassan, I can talk to you about all three of these topics in detail. But today, as I told you, we were talking about fitness. Yes, fitness it is, inshallah. So first off, thank you so much for coming on my show. Let's just dive right into it. Fitness, why is it important? Because when I started going to the gym, and I'm sure our viewers have the same problem, my mom said, do you want to be a bodybuilder? Is that true? Why is that stigma? Yeah, it's unfortunate. First of all, thank you so much for having me on the show, and you guys are doing amazing work, mashallah. May Allah bless you guys and give you more. In regards to fitness, it's unfortunate within our culture right now. It's something that's slowly changing, but we do have a lot of work to put in to change the mentality that we have towards fitness, especially with women. It's perceived that, if a woman goes to the gym, she's going to get muscular and she's going to get big and she's going to turn huge muscles. But that's not true, and it can never be true unless the woman is taking steroids. Which is a big no-no. Yes, sorry, go ahead. Hello? Yes. Yeah, it's very good for the female to work out. Mashallah, she will strengthen her muscles, her bones, lose weight, gain weight, whatever she likes to do. But it's not very easy for, even for a man, he can only put on 2 pounds of muscle per month. 2 pounds of muscle per month. Yeah, so imagine for a female, it'd be like, a man has like 7 to 8, like so much more testosterone than a female. So it's very hard for a woman to turn muscular like a man. It's almost impossible. Okay. Now, another question I had was, obviously, steroids are not good for you. But supplements, are those good for you? And if you have any recommendations for halal supplements, because that's one of the things always people struggle with. For sure. Supplements are great. Again, it's one of those things within our culture. We also think that if you take supplements, it's drugs, and if you stop using it, you're going to gain weight. And again, some of the stuff that we need to get rid of, supplements, the right supplements can really help you build muscle, lose weight, stay healthy, vitamins, protein. If you're going to use protein and you want to stay lean, whey protein is the best. There you have to make sure it's halal because, it can be haram as well. Diesel is a great option. Diesel whey protein, it is halal. I've made checks. Optimum Nutrition, a lot of their flavors are also halal. You want to make sure because... Can you repeat the brand once again for our viewers? Yes, for sure. Diesel whey protein is a good halal protein. Optimum Nutrition, some of the flavors are halal as well. The thing is with protein, sometimes the flavoring can have alcohol. So depending on which school of thought you follow, it could be haram for you. And then other whey protein also there can be animal products in there. So you want to make sure that it's vegetarian without animal products. And that's why I would recommend diesel whey protein. You have to do your research. This is your best bet, inshallah. There's obviously vitamins and, there's all the other stuff. You have to do your research.
is very important. Now, obviously, right now we are all locked in our homes. The gyms are still not open. What would you recommend? How can someone start out just by losing some mass? What are the simple basic things they can do? Can they go somewhere basically to learn some exercises? Oh, there's a lot of resources that are available for people online, YouTube and videos and workouts. But even, I work for the city of Mississauga. I actually manage to fitness centers for them. And what we're doing is we're providing free live workouts on Zoom, 30-minute workouts that people can join in their own home and follow through. And we're doing it twice a week, half an hour. And we're getting more than 200 people per workout on the Zoom, working out with their cameras on or off. And this is a great option. So if you are interested, you can go on, Mississauga Instagram, Mississauga Instagram or Facebook, and then you can register, and it's free, and you do the workout at home. So there's no excuses. There's so many options, for people to do at home, inshallah. Okay. Now, I had another question. This is personally for me. From when we were kids, we've heard the importance of eating meat and why meat is so important. But nowadays, we see so many pro wrestlers and MMA fighters like Seth Rollins, Daniel Bryan, MMA fighters like CM Punk, David Haye, John Fitch, who are totally vegan warriors. How are they maintaining their physique and their stamina just by going vegan, just by eating beans? Yeah, vegan is a big thing now, and it's growing every year, and it's honestly, if it's your thing, go for it. It is amazing, it is healthy, but it's very tricky. If you are going to go vegan, you have to be very aware and very knowledgeable in regards to nutrition and what you're eating, because you could be lacking certain, whether it's nutrients. As a vegan, because you are limiting yourself so much, you have to be very aware of the nutrients you're taking in. Sometimes you have to take supplements, or else you can get sick if you're not getting the right nutrients, right amount of vitamins, right amount of supplements, whatever it is. But I think the best thing to do is to have a balance. Meat can be bad for you if you're having too much of it. But like anything in life, too much of anything can be bad. Too much of water can kill you, and water is really good for you. Our body is 60% water. So for those that are going to go vegan, my recommendation is make sure you're aware of the nutrients that you're getting in, what you need more of. Whether you need to take supplements or not. For those that are worried about the health benefits of meat, my recommendation is have it in balance. Even the Prophet never used to have meat in big amounts. It would be very limited, and because this is the way we're supposed to follow. As long as you have a moderation, then it will be optimal for you. You Very good. need to have a little meat, Okay, Ramadan. For most people, it works in the inverse way. Instead of getting slim, they get fatter. What are the 3 things you would recommend to someone who's grown a bit around the waistline after Eid? The 3 easy things they can do in their diet in order to reduce a bit of weight, a size around the waist for both men and women. Ramadan, a lot of people gain weight. You're right. First thing is suhoor. Make sure to keep your suhoor light. Watermelon, cheese, little things like that is fine. Don't have full of biryani, chapati, paratha, all these things. In suhoor, I wouldn't recommend it. Now, see, that's not fair. We love our biryani, so that might not. Let's stay practical here. I know, the paratha on the side. I know. Of course. You love the oily food, I know, but you guys have to cut that out at least for, not even cut it out. Maybe just reduce the portions a little bit. But for suhoor, it's really not a good time to have that heavy stuff. For iftar, you can have that stuff. You can have the biryani and chapati, paratha, all that stuff. Reduce your portions, and just keep in mind, this is something that is very important. It takes 15 to 20 minutes for your stomach to send a signal to your brain to let you know that you're full. So if you eat slow, you will eat less.
Very important. I'll repeat what you said, and most people don't get this. It takes 15 to 20 minutes for your stomach to send a message to your brain, I'm full, stop. Yes. So you better stop eating before you're full, not after. Go ahead. Yeah. Yeah. For those that eat fast, they will eat so much more because they won't even know they're full. They Yeah. just keep eating. Because everything is run by the brain, right? So if the brain, doesn't get a signal that you're full, you can keep eating forever. But it takes about, 20 minutes for your brain to get that signal. So iftar time, take your time, slow down, don't eat too fast, and this way you will reduce the calories. What people do is they have the date and then they pray. I think this is a very good tactic because you advise the time. Maybe have a date, have a samosa, and then pray, and then come back and eat. You know what I mean? Outstanding. I can go on, but I know you have another commitment coming up, so I will not keep you. But thank you so much. It was totally a pleasure talking to you today. Please remember, no biryani, no chapati, no paratha. No biryani, no chapati, no paratha. Final message from Hassan. Thank you so much. Thank you. Take care. Assalamu alaikum. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी उमर आर्यन बात कर रहा हूँ मैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए ठीक ठाक हैं भाई? ज़बरदस्त। आप हमारे साथ कॉल पर हैं, लाइव सीन ऑन है में। Awesome, thank you for having me live man. और मैं पहले अपोलोजाइज कर लूँ व्यूअर से रिंगटोन के ऊपर, ये मेरी आम रिंगटोन है, मगर हमारे साथ हैं अथर आर्यन आमिर। ही इज़ अ फिलांथ्रोपिस्ट और ओनर और फाउंडर हैं ये कराची कबाब वाला के। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और थैंक यू सो मच अथर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जी बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, बाकी तो आपसे कराची कबाब वाला के बारे में भी बात की जा सकती है, मगर आज जो हम लोग फोकस कर रहे थे वो था आपकी टॉय ड्राइव के ऊपर। जी जनाब, तो उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंसेस को बताएंगे प्लीज? ऑफ कोर्स भाई, ये जो हमारी टॉय ड्राइव है, ये सहरी टॉय ड्राइव के नाम से थी, इस दफा ईद टॉय ड्राइव के नाम से कर रहे हैं क्योंकि गिवन द कोविड-19 क्राइसिस अभी गैदरिंग की इजाजत नहीं है। तो ये सहरी जो है हमने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी तकरीबन 4-5 साल पहले शुरू की था, और इसका पर्पज यही था कि जो लोग यहाँ पे स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान में सहरी नहीं बनाई, या जो यहाँ की दूसरी कम्युनिटीज हैं जिनको ट्रेडिशनल पाकिस्तानी सहरी का अंदाजा नहीं है, तो उनको हम इन्वाइट करें और बताएं कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनल सहरी कैसे होती है। और साथ साथ इसमें होता ही है कि जितने भी हमारे कम्युनिटी के हजरात हैं, तो इसमें ये कम्युनिटी सहरी बाय कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे खाने का इंतजाम जरूर करते हैं, लेकिन सारा रॉ फूड होता है और हमारे कम्युनिटी वाले आके वहाँ पे उस खाने को फ्रेशली सहरी में पकाते हैं। तो जस्ट टू गिव ए नॉस्टैल्जिया, जैसे पाकिस्तान में बैक होम सहरी के अंदर हम खाने बनाते हैं सारे फैमिली वाले, तो वहाँ पे पूरी कम्युनिटी आती थी और खुद ही मिलकर सारे हम खाने बनाते थे और एक दूसरे को सर्व करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली जो हालात इस दफा ऐसे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो उसका जो दूसरा पर्पज ये होता था वो होता था टॉय ड्राइव का। तो टू मी देयर इज नो ईद विदाउट ईदी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, नॉन मुस्लिम भी, नॉन पाकिस्तानी भी हैं, जो कि शेल्टर्स में हैं, सेफ हाउसेस में हैं, फॉस्टर होम्स के अंदर हैं, और या ऐसी फैमिलीज में रह रहे हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। तो वो ईद को इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते जितने कि हमारे और आपके बच्चे कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी भी जो है ना कम से कम ईद ही उन तक पहुंचा दी जाए कि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में जो है शामिल हो सके। प्लस अभी जो क्राइसिस चल रहा है तो इसकी वजह से तो आप जानते हैं कि हालात वैसे ही खराब है, डिप्रेशन और स्ट्रेस है, तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किलात है। तो बस कोशिश ये हो रही है कि उनके लिए टॉयज जमा की जाए। इस थर्सडे तक मेरे जो एक रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो है 808 ब्रिटानिया रोड, कराची कबाब वाला, ये हार्टलैंड पे है। तो वहाँ पे तकरीबन आप एनी टाइम शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक टॉयज वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे पास स्पेशल ईद विश लिस्ट भी है जिसमें तकरीबन 35 के करीब पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां हैं जिनकी उम्रें तकरीबन 2 साल से 12 साल तक की हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए ईद के कपड़े, चूड़ियां, जूते और बाकी चीजें भी बना सकें। तो किसी को अगर डोनेट करना है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और मैं उनकी स्पेसिफिक डिटेल्स दे दूंगा। अच्छा, आपने एक और ज़बरदस्त पोस्ट अपने पास डाली हुई है कि जितने भी छोटे टॉय वेंडर्स हैं जो चाइना से सामान मंगाते हैं, जाहिर है सबका बिजनेस आजकल
खत्म हुआ है तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो फ्ली मार्केट्स में लगाया करते थे अपने जी भाई, मेरी बिल्कुल कोशिश ये है कि जो हमारे वेंडर्स हैं, क्योंकि ये ईद का बड़ा स्पेशल सीजन होता है उन लोगों के लिए, जिसमें हमारे बच्चे मेले वगैरह में जाते हैं, तो जो टॉय वेंडर है या कपड़ों के वेंडर्स हैं जो कि घरों से काम कर रहे थे या बेसमेंट या उनके अपने बुटीक से, देखें सबके हाल अपने हैं, तो हम उनको कांटेक्ट करें अपने लोगों को, ताकि उनको थोड़ा सा बिजनेस भी मिल जाए, कुछ सपोर्ट हो जाए, और साथ साथ जो ये नेक अमल है बच्चों की ईदी का वो भी पूरा हो जाए। और मैं साथ साथ ये कहने भी चाहूंगा कि यहाँ पे एक देसी मेसी के नाम से हमारी बहुत सिस्टर हमारी है आयशा नईम, उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे कपड़े अपने बुटीक से हमें डोनेट किए हैं बच्चों के लिए, तो उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। ज़बरदस्त। अच्छा, नाजरीन को मैं बताता चलूँ, एक ज़बरदस्त रिसर्च मैंने पढ़ी थी, पुरानी रिसर्च है, मैंने फिर जाके कल पढ़ी है इसी तवज्जुह से। टॉयज़ बड़ा अगर बात की जाए तो आपको आम सी चीज़ लगती होगी बच्चों के लिए, मगर जो टॉयज़ हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग केस के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर, उसके बाद फिर जो मोटर स्किल्स हैं उनकी डेवलप करने के ऊपर, नर्चरिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, और डिस्कवरिंग पोस्ट सेल्फ एस्टीम एंड इंडिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें रिसर्च प्रूफ करती है कि बच्चों को ये सारे करने में टॉयज़ हेल्प करते हैं। वो अब आम टॉयज़ नहीं, वो जो आईपैड दे दिया बच्चे को और घंटों तक वो लगा हुआ है, एक्चुअल टॉयज़। बिल्कुल हाँ, इसमें ये है कि दूसरा एक उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाती है, क्योंकि देखें जब हालात खराब होते हैं तो जो हमारे फूड बैंक्स हैं या जो दूसरे तरीके हैं, तो ज्यादातर जो है ना हम सर्वाइवल के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें एडल्ट नीड्स ज्यादा होती हैं और वो एक सर्वाइवल मोड के अंदर सारे खर्चे करते हैं। तो अभी हालात ऐसे नहीं होते कि इनमें हम बच्चों के टॉयज या बच्चों के नए कपड़े या खाने पीने का इंतजाम कर सके, तो एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए जो है ना वो हम कर सकें। अच्छा, ये इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि हमारे चैनल की तरफ से हमने आपके लिए आईपैड केसेस रखे हुए हैं, ये हम आप तक पहुंचा देंगे, जो आपकी शहरी जो टॉय ड्राइव है उसके लिए। बहुत शुक्रिया भाई, वो आसिफ भाई ने जिक्र किया था, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मोहब्बत है आप लोगों की। काइंडली जब भी आपको मौका मिले आप वहाँ पहुँचा दें थर्सडे तक, ताकि ईद से पहले हम उनको जो बच्चे मुस्तहिक हैं वहाँ तक उनको उनके पास ले जाएं। अच्छा, साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ख्याल रखें फिलैंथ्रोपी का, क्योंकि जो हम लोग देते तो रहते हैं, अक्सर पैसे देते रहते हैं, मगर सही जगह लगे और सही काम में लगे। ये अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई थी, इसको भी मैं साथ साथ कोट करता चलूँ। तकरीबन $2 बिलियन, रुपए नहीं, $2 बिलियन पाकिस्तानीज चैरिटी में देते हैं, मगर 98% जो है लोगों में चला जाता है, इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाता, फॉर्मलाइज नहीं हो पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम फॉर्मलाइज करके इंस्टीट्यूशंस को ये पैसे दें। बिल्कुल जनाब, ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम जो डोनेट कर रहे हैं या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी सिलसिले से, तो उसके जेन्युइन होने का बिल्कुल हमें उसका पहले पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि जो मुस्तहिक है उन तक वो चीजें पहुंचे, और साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है उनको भी नजर में रखना चाहिए कि अगर हम $1 दे रहे हैं तो उस डॉलर में से जो मुस्तहिक है उस तक कितने पैसे पहुंच रहे हैं, और तो ये सारी चीजें नजर में रखनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि जी हमने देने थे तो हमने सर्टन अमाउंट जो है डोनेट कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हमें बिल्कुल उसको फॉलो थ्रू करना चाहिए। और इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि ये एक पर्सनल इनिशिएटिव होता है कम्युनिटी बिहाफ पे, तो इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है, जो आप चीजें लेके आ रहे हैं वो एग्जैक्टली पहुंच जाती है, बल्कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो पेट्रोल, गैस, खाना पीना अपनी जेब से डालते हैं इन चीजों को डिलीवर करने के लिए, अपनी जॉब से टाइम ऑफ लेते हैं, अपना फैमिली टाइम ऑफ लेते हैं। और साथ में हमारी कोशिश ये होती है कि बजाय एक जनरल चैरिटी करने के हम इसको कस्टमाइज चैरिटी करें, स्मार्ट चैरिटी करें, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज का जमाना स्मार्ट चीजों का जमाना है, तो चैरिटी भी स्मार्ट होनी चाहिए। और उसका मतलब ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जो जहां पे ये जो सिस्टम क्रैक, क्योंकि देखिए आपकी जो सिटीजन्स हैं उनकी जिम्मेदारी तो स्टेट की होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट के बाद जो है आपकी जो सिटीजन्स हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे है, जो कि फंड्स लेती हैं, जिनको ग्रांट्स मिलती हैं, जो डोनेशंस लेते हैं। लेकिन फिर भी जब क्राइसिस आते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं और सिस्टम में फॉल थ्रू हो जाते हैं कि वो हम कवर नहीं कर पाते। तो वहां पे हम कहते हैं कि वी आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट और द एनजीओ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स जहां पे छोटे मोटे क्रैक्स आ गए हैं, कि जैसे अगर कहीं पे 6 दिन का खाना मौजूद है लेकिन 1 दिन का नहीं है, तो हमारी कोशिश होती है कि वो एक वक्त का खाना वहां पहुंचा दिया जाए। या पूरी ईद की तैयारी है लेकिन बच्चों के टॉयज नहीं आ सके, या किसी घर में मिठाई नहीं आ सकी, या कहीं पे हलाल मीट नहीं पहुंच सका, तो वो जो छोटा सा गैप है उसको पूरा करके, ताकि उनकी ईद की खुशियां और जो जिंदगी की जो है वो नॉर्मल हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताई थी हमारी ऑडियंस को
अभी प्रोग्राम शुरू होते हुए कि जो खलील हैदर साहब का मशहूर गाना है, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, मेरे ख्याल से कोरोना वायरस के ऊपर ही लिखा है इन्होंने। तो ये बड़ा फिट होता है ईद के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे लिबास इस ईद पे बनाएं। जो मुस्तहिक लोग हैं अगर उनको उसमें से कुछ पैसे दे, लिबास आप बनाएं, ज़रूरी है 4 दिन के बनाएं, 2 दिन के बना लें, 1 दिन का बना लें, मुस्तहिक लोगों तक वो पहुंच जाए, क्योंकि इतने लोग ले ऑफ हुए हैं, इतने अभी भी मुस्तहिक लोग हैं, इन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही। तो आई थिंक द मोर वी डू द बेटर। देखिए भाई, किसी को देने से किसी का कमी नहीं आती है। आपको अल्लाह भी कहता है जितना आप देते हैं उससे ज्यादा आपके पे बरकत और इजाफा होता है। तो इसमें तो आप जितना दिल खोल के देंगे उतना आपको मिलता है। जो दुआएं आपको मिलती हैं उनका तो मतलब कोई नेम बदल ही नहीं है। और आप अपने लिए भी बनाएं और आप दूसरों के लिए भी बनाएं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जहां अगर आपके घर में माशाल्लाह 3 बच्चे हैं तो आप ये तस्वर कर लें कि आपके पास 4 हैं, एक बच्चे का और ख्याल कर लें। तो इसी तरह अगर एक फैमिली एक बच्चे का भी ख्याल करेगी तो हम एक दूसरे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। वी डोंट हैव टू गो ओवरबोर्ड। जबरदस्त। अच्छा, आपका ताल्लुक क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से है, तो एक सवाल एंड में मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि अब आगे जो सिलसिला चलेगा, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे इंशाल्लाह, तो क्या फिर अब सब हम लोग प्लेक्सी ग्लास के पीछे बैठ के खाना खा रहे होंगे या क्या आप कहाँ फ्यूचर देखते हैं इसका? देखिए यार, ये बात तो अभी कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास टेक आउट रेस्टोरेंट्स भी हैं, मेरे पास सेमी टेक आउट एक्सप्रेस रेस्टोरेंट भी है, मेरे पास फुल डाइन इन बैंक्वेट हॉल्स भी हैं। तो अब बात ये है कि जैसे जैसे ये वायरस की चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं तो इस बारे में तो अभी कोई भी नहीं जानता कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि जैसे मेरे डाइन इन और जो बैंक्वेट्स हैं वो तो अभी बंद है, तो उम्मीद है कि वो जून तक खुलेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी शुरू में वो पैटियोस को खोलेंगे और 50% कैपेसिटी से खोलेंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने पहले थी, एक रेस्टोरेंट मेरा एक है कराची हाईवे कढ़ाई के नाम से, तो वहां पे हमने पहले ही बहुत बड़ा आउटडोर पैटियो बना लिया है 200-250 लोगों के लिए, और हमने आउटडोर किचन वगैरह कर लिया है। लेकिन हर एक के पास ये अभी सहूलत नहीं है। लेकिन लग यही रहा है कि अभी 50% कैपेसिटी होगी और हो सकता है कि वो प्लेक्सी डिवाइडर्स वगैरह भी आए अनटिल अनलेस कि हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती। क्योंकि ये लग ऐसा रहा है कि दिस वायरस इज नॉट गोना गो अवे, तो इसकी वैक्सीन का होना जरूरी है। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आती वी विल नॉट बी गोइंग बैक टू द नॉर्मल डाइनिंग, दैट्स फॉर श्योर। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, ईद की अजान, फिर इसके बारे में जो ईद के दो चांद हैं हमारे हमेशा से रहें, उसके बारे में भी कुछ बताते चले कि अब क्या सिलसिला बन रहा है, क्या आ रहा है कम्युनिटी में, क्या खबरें हैं? देखिए जनाब, वो इंसान की जिंदगी में चांद तो बहुत आते हैं, लेकिन ये 2 चांद ऐसे आते हैं कि बंदा फंस जाता है इनके बीच में आके। लेकिन अभी लग रहा है कि अभी एक ही चांद है, क्योंकि जो हमारे कैलेंडर वाले हजरात हैं और जो दूसरी पेशन गोई आई हैं, तो सीम्स लाइक कि इट्स गोना बी वन ईद। क्योंकि हिस्ट्री में हमने ये देखा है कि अगर रमजान के शुरू में झगड़े हो जाएं तो फिर ईद पे झगड़ा नहीं होता है, और अगर शुरू में झगड़ा हो तो फिर ईद पे होता है। तो वो झगड़ा हमने निपटा लिया रमजान से पहले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो लोग हैं इत्तेफाक के साथ मुत्तफिक होके कम से कम ये ईद की खुशी जो है हमारे साथ रहेगी, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमसे ईद की खुशियां नहीं छीनेंगी। ज़बरदस्त। और एक और खुशाइन बात इस रमज़ान में हुई है जो बाकी किसी रमज़ान में नहीं हो पाई, जहाँ तक ताल्लुक टोरंटो का है, वो अजानें जो हमें सुनने को मिल रही हैं मगरिब की, वो एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है गवर्नमेंट का। मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा एक चीज है मुसलमानों के लिए कि आपको यहाँ की सरजमीन पे भी अजान मिली। इसके लिए हमें अपनी गवर्नमेंट का बहुत मशहूर होना चाहिए। हमें कैनेडियन सिटीजन्स और जो लोग बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स यहाँ पर हैं उनका बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि उनकी वजह से और हमारी गवर्नमेंट की वजह से कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी और हमारा ख्याल रखा। और हमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई और गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है, हम उनके वक्तों पे एज अ मुस्लिम पाकिस्तानी उनके साथ खड़े होंगे। और इस चीज को नजर में रखते हुए जो हमारी माइनॉरिटीज पाकिस्तान में है हम उनको भी ध्यान देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हुए जिस तरह से हमें अपना हक मिलता है उस हक को हमें समझना चाहिए, उस तकलीफ को समझना चाहिए जो हक हमें नहीं मिलती। और चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी बैक होम, चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो या कहीं पर भी हो, हम उनके हक के लिए भी इसी तरह खड़े होंगे जिस तरह हम अपने हक के लिए यहाँ खड़े होते हैं। ज़बरदस्त। आई थिंक इससे अच्छे नोट पे हमारी डिस्कशन एंड नहीं हो सकती कि खुद भी दूसरों का भी ख्याल करें जैसे आपका ख्याल किया जा रहा है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अतर। आई कैन थैंक यू इनफ फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो। अल्लाह ताला आपको मज़ीद और इसमें बरकत दे। अल्लाह के काम में, अल्लाह से तिजारत करने में तो खैर तरक्की है। तो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ ज़बरदस्त पर्सनैलिटी अतर आर्यन आमिर। एक बार फिर बताते चलूँ, ओनर एंड फाउंडर कबाब वाला के।
अच्छा, अगली जो हमारे साथ एक के बाद एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि जो कॉल इन नंबर हमारा है वो है 9058198209। सवाल है मैन होल कवर राउंड क्यों होते हैं? तुक्का भी लगा सकते हैं, तुक्का लगाओ मुसलमानों, तुक्का भी लगा सकते हैं आप लोग कि ये गोल क्यों होते हैं, चाकोर क्यों नहीं होते, क्या वजह है? तो अब अगले गेस्ट जो हमारे हैं, ज़बरदस्त गेस्ट मुबीनुल हक साहब, कराची वाइन से, बेकार वाइन से। इनको लाइन पे ले लेते हैं। ये एक बार और तकनीकी ख़राबियाँ हमारे आड़े आ गई हैं। मुझे यकीन है मुबीन हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, मगर कॉल कनेक्ट हो, क्योंकि वो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो कॉल कनेक्ट होने में थोड़ी दुश्वारियाँ आ रही होंगी। अच्छा जी, जब तक ये कॉल कनेक्ट होती है आपसे मज़ीद बात गपशप लगा लेते हैं। अच्छा जी, मुबीन साहब जो हैं, आपका जो तारुफ़ है इनसे वो रहा होगा बेकार फिल्म्स के थ्रू। जो नहीं जानते बेकार फिल्म्स, आप क्या कर रहे हैं भाई, जाके बेकार फिल्म्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर जो हम लोग आज इनसे बात करेंगे फिलैंथ्रोपी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुबीन साहब जो हैं उन्होंने एक स्कूल जो है उसको पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लिया है कराची में, और अभी जो आजकल ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो इफ्तार ड्राइव कर रहे हैं और उसके साथ साथ राशन ड्राइव कर रहे हैं। और जो स्केल है इनकी राशन ड्राइव का, मैं देख रहा था इनके यूट्यूब चैनल, इनके इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर जो ये दिखा रहे थे, 3 स्कूल्स को कवर किया हुआ था इन्होंने बैग्स बनाकर। तो कुछ स्टेटिस्टिक्स भी इन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे, वो मैं आपको जल्दी से सुना देता हूँ जब तक मुबीन साहब ऑनलाइन आते हैं। ट्रूली मैग्नानिमस काम है जो ये कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का। तो इनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, फ़िलहाल इन्होंने 2350 राशन बैग मुख्तलिफ़ इलाकों में कराची के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इसके साथ साथ रोज़ 700 लोग अफ्तारी करते हैं इनके पास से, जिसमें बिरयानी और जूस का, बिरयानी ज़रूरी है, बिरयानी और जूस का पैकेट होता है। तो ये काम ये कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इनको देखते हैं कि अगर ये ऑनलाइन आ पाए हमारे साथ एक बार और। अच्छा जी, तसलसल कायम रखते हैं। मुबीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी सी देर में। लाइन मिल नहीं रही है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया गोल है तो वापस थोड़ी लैटरल थिंकिंग की बात करते हैं और कुछ लोकल एग्जांपल्स लेते हैं। गोरों के एग्जांपल बड़े हो गए, लोकल एग्जांपल लेते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की कहानी जो मैंने पढ़ी लैटरल थिंकिंग की, वो थी, ज़्यादातर आप लोग IPL को तो जानते होंगे। IPL से पहले ICL हुआ करती थी और इसकी कहानी मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी और पूरी लैटरल थिंकिंग पे बेस्ड है। हुआ क्या कि जो जी टेली फिल्म्स है, मशहूर ZTV और LTV और पुराने चैनल सब वाकिफ़ होंगे सारे के सारे, उसके जो हेड थे सुभाष चंद्र साहब, उन्होंने बिड डाली। बिड उमूमन जो वर्ल्ड कप होता है उस पर बिड डलती है कि आपके चैनल को, हमारा चैनल आपका वर्ल्ड कप को टेलीकास्ट करना चाहता है, तो बिड डालते हैं वो करोड़ों की, और जो बिड एक्सेप्ट हो जाती है जिस चैनल की, उसको वर्ल्ड कप के राइट्स मिल जाते हैं। बाकी कोई चैनल वर्ल्ड कप दिखा नहीं सकता, एनालिसिस कर सकता है वर्ल्ड कप के ऊपर। वर्ल्ड कप टेलीकास्ट करने के राइट्स एक कंट्री में एक चैनल को दिए जाते हैं। बिड डाली, सुभाष चंद्र साहब ने, रिजेक्ट हो गई। 96 वर्ल्ड कप की, 99 वर्ल्ड कप की बिड डाली, फिर रिजेक्ट हो गई। सुभाष चंद्र साहब समझ गए दाल में कुछ काला है। अच्छा, बजाय इसके अब कन्वेंशनल थिंकिंग क्या कहती है, जनाब मैं कोर्ट में जाऊं, जो क्रिकेट काउंसिल है उसके खिलाफ केस करूं, या जनाब मैं शोर मचाऊं, प्रेस में जाऊं। उन्होंने इस्तेमाल किया लेटरल थिंकिंग का। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने कहा मैं अपनी क्रिकेट लीग बनाता हूँ, मैचेस ही दिखाने ना। उन्होंने बनाई थी ICL, 2007 की बात है। और उसके बाद फिर जाहिर है वो उनका कुछ जाहिर है
आर्ग्यूमेंट्स हुए लोकल क्रिकेट बोर्ड से, जिसमें उनको प्लेयर्स ही मिले, जिसके बाद वो 2 साल बाद वो लीग बंद हो गई। मगर बड़ा ही नॉवल कॉन्सेप्ट था, नया किस्म का कॉन्सेप्ट था कि आप नहीं दे रहे तो क्या हुआ, मैंने अपनी क्रिकेट लीग बनानी है। और उसी के बेस पे फिर T20 की IPL बनी और बाकी सारे फिर आहिस्ता आहिस्ता बनते गए। मगर जो पाइनियर था इस चीज़ का साउथ एशिया में, वो ये सुभाष चंद्र साहब का ZTV था। इसमें उन्होंने ICL को मुतारिफ कराया था। सवाल एक बार फिर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, वाई आर मैनहोल कवर्स राउंड? मैनहोल कवर जो हैं वो गोल क्यों होते हैं? 9058198209 पे आप कॉल करके हमें जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा सवाल भी है यहाँ पे, वो ये है, ये भी लेटरल थिंकिंग का सवाल है कि पेन जो है, पेन से वैसे तो लिखा जाता है, मगर पेन को और किस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचें। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। हमारे जो उस्ताद होते थे वो खींच खींच के हमें पेन से मारते थे। अब ये भी एक नई चीज़ है, पेन से आप लिखने के बजाय आप जो है वो खींच खींच के किसी को निशाना लेके मार रहे हैं। मगर जनाब वो, हालांकि प्राइवेट स्कूल था, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर वो जनाब पेन एक नया तरीका उन्होंने निकाल लिया था पेन का। तो और क्या तरीका हो सकता है? और सोचें, ये भी लेटरल थिंकिंग का एक तरीका है कि जनाब एक चीज़ है उसको आप मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त मैंने लंबा जो है वो मोनोलॉग लिखा हुआ है, अभी आपसे शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। एक बार और कनेक्ट करते हैं, देखते हैं मुबीन को, अगर ये हमारे साथ जुड़ पाएँ तो। कनेक्टिंग। अच्छा जी, कॉल जारी है लाइव? ओके। अच्छा, तो जब तक मुबीन हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, एक और एग्जांपल दे दूँ लेटरल थिंकिंग का, उसके बाद वो मैं मोनोलॉग की तरफ लेके चलता हूँ आपको। टिम हॉर्टन्स, हम सबको मोहब्बत है टिम हॉर्टन से, मगर असल जो इनकी रोल ऑफ द रिम कैंपेन है, काफ़ी पॉपुलर कैंपेन थी। अब कोरोना वायरस के दौरान तो रोल ऑफ द रिम हो नहीं सकता, क्योंकि वो होंठ से लगता है और वो वायरस का ख़तरा है। तो और काफ़ी मिलियन कप्स बना लिए थे टिम हॉर्टन वालों ने रोल ऑफ द रिम को लेकर। तो अब किया क्या जाए? अब कन्वेंशनल थिंकिंग जो ये कहती है रोल आउट कर दें आप कप्स, देखा जाएगा जो होगा। मगर टिम हॉर्टन्स ने ये नहीं किया। टिम हॉर्टन्स ने अभी रिसेंटली क्या किया, डिजिटल ले गए अपनी कैंपेन को। कोई आपका लिप टच नहीं हो रहा, कोई रोल ऑफ द रिम के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। ऑनलाइन आप स्कैन करें उनकी ऐप पे और आप रोल ऑफ द रिम से आप देख लें कि आपका निकला कि नहीं निकला इनाम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वैसे तो लेटरल थिंकिंग बहुत हो गई। मैंने जब गिनना शुरू किया कि कितनी सारी चीज़ें हम देसी लोग करते हैं लेटरल थिंकिंग को ना सोचते हुए, मगर ये आता है लेटरल थिंकिंग में, तो मैं वाकई में बड़ा हैरान हो गया। कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, यकीनन आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, लगे आपको एंड में ऐसा मैं गारंटी देता हूँ लगना शुरू हो जाएगा कि देसियों ने लेटरल थिंकिंग इन्वेंट की थी, गोरों की इजाज़त नहीं है। शर्ट, टी शर्ट, नई टी शर्ट तो हम पहन लेते हैं और टी शर्ट के बाद हम क्या करते हैं, टी शर्ट का ख़राब हो जाती है। रात का सूट मज़ीद ख़राब हो गई, अम्मी पोछे के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं लेटरल थिंकिंग। एक चीज़, तीन फ़ायदे उसके। अच्छा, टूथपेस्ट गोरों ने ईजाद किया, पेन गोरों ने ईजाद किया, उसको ज़ारबन डालने के लिए। अच्छा जी, कॉल आ गई हमारे पास, कॉल उठाएंगे। हेलो उमैर, दिस इज अलीम रज़ी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था। आपने कई दफ़ा कम्युनिटी से पूछा कि व्हाई आर मैनहोल कवर्स राउंड। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं इसका जवाब देता हूँ, थोड़ा सा शायद ये सही हो जाए। बिल्कुल। मेन होल कवर राउंड इसलिए रखे जाते हैं कि उन्हें आप किसी भी पोजीशन में रखने की कोशिश करें, वो कभी उसके अंदर नहीं गिरते। अगर आप यही रेक्टेंगुलर अगर आप रखें तो शायद वो किसी एक पोजीशन के पर उसके अंदर गिर सकता है। तो आई थिंक दिस इज द मेन फ्लॉ। ज़बरदस्त, दैट इज़ द राइट आंसर। बहुत शुक्रिया अलीम साहब, आप जीत गए हैं हमारा 360 डिग्री आईपैड केस। बिल्कुल सही जवाब है। जो मैनुअल कवर है वो गोल इसलिए होता है कि आप कोई भी पैतरा आजमा लें, उसने नीचे नहीं जाना। अगर वो स्क्वायर बनाया जाए तो आड़ा करके वो कोई भी जो शौक आदमी है वो नीचे डाल सकता है, गिर सकता है। बिल्कुल। आपको बाकी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप लाइव हैं हमारे साथ। आप सब लोग ने जो मैसेज दिया है कि हर शख्स को अपनी केयर करनी चाहिए। मैं कल
था कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं अमिड कोविड-19, तो बेसिकली आप सबसे पहले आप खुद उसके बेनिफिशियरी हैं, फिर आपकी अपनी फैमिली बेनिफिशियरी है, फिर आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स इन पाकिस्तान वो आपके बेनिफिशियरी हैं। तो कम्युनिटी तो चले बाद में आती है, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आगे ये जो रिलैक्सेशन आ रही है इससे भी हमें इससे ओवर एंड अबव नहीं जाना चाहिए, और जो एक्सपर्ट्स की और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हर मुमकिन सूरत के अंदर फॉलो करना चाहिए। ओके जो क्वेश्चन 2 है हमारा, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? पेन और किस तरह इस्तेमाल हो सकता है? पेन आपने खुद ही कहा है कि टीचर इसको मारने के लिए भी यूज करते थे, लिखने के लिए तो ये आता ही है। इसके अलावा जो है वो पेन पिस्टल, मैंने हिस्ट्री में उसकी पढ़ी है स्टोरीज, पेन पिस्टल के तौर पर यूज होता रहा है। पेन जो है वो लुक लाइक पेन, लेकिन वो टॉर्च के तौर पर ये उसके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेकिन आपने इसके ऊपर कमेंट नहीं किया कि ये सही था या नहीं। ये देखें, ये लैटरल थिंकिंग का फायदा सबसे बड़ा ये है कि इसके एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं और सारे सही होते हैं। जो पेन है उस जो भी आपने यूजेस बताए उसके सारे सही हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि इसके और भी जवाब हो सकते हैं। तो जवाब आपके दोनों बिल्कुल सही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। हाफिज। चलिए थे हलीम साहब जो जीत गए हमारा आईफोन कवर। अगर आपके पास भी जो पेन वाला है, मैनहोल वाला जवाब तो हो गया, पेन वाले जवाब का कोई सवाल का कोई सवाल का कोई जवाब है तो हमें बताएं। जो नंबर हमारा है वो है 9058198209। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम जो मैं बात कर रहा था। अच्छा, जो टूथपेस्ट और टूथब्रश और जो पेन है वैसे तो गोरों ने ईजाद किया, मगर ज़ारबन डालने के लिए हमने ईजाद किया। अगेन लैटरल थिंकिंग। अच्छा, उसके बाद न्यूज़पेपर का क्या क्या काम है? न्यूज़पेपर हम लोग आईना साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी हर कैबिनेट में आपको लाइनिंग के लिए मिल जाएगा, और उसके अलावा दस्तरखान भी हम न्यूज़पेपर को ही बना लेते हैं। तब क्या देखें, ज़बरदस्त किस्म का ये काम तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोग पायनियर हैं इसके। अच्छा जी, ब्रेडफोर्ड की बसें 1901 की, मतलब इनोवेशन की हद है। जब उस पर 19, मैं तो खुद 2 बार बेहोश होते हुए बचा हूँ जब कराची की बेडफोर्ड की बस पे मैंने मॉडल 2019 लिखा हुआ देखा है। भाई कौन सा 2019 का मॉडल है इतनी पुरानी बस का? ये इनोवेशन है जनाब। उसके बाद वायर, तार को हम इस्तेमाल करते थे चीज़ें बांधने के लिए, और गाड़ी खींचने के लिए तो इस्तेमाल करते ही करते थे। अब अलगनी के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो जो इलेक्ट्रिक का तार है वो मल्टीपर्पज़ काम आ रहा है। सीडी को एज अ रिफ्लेक्टर लगाते हैं पीछे हम लोग अपनी बाइक के, ताकि ट्रक वाले को सही नज़र आए कि आगे साइकिल चल रही है। अच्छा, उसके बाद फिर जो टूटी हुई चप्पल है हमारी, उसकी अलग कहानी है। टूटी हुई चप्पल को पहले तो हम रबर बैंड से ठीक करेंगे, वो नहीं ठीक होती, वो कहती है मैं नहीं ठीक होना। उसके बाद हम उसमें गम और ग्लू स्टिक लगाते हैं, फिर मोची के पास लेके जाते हैं, वो ऑपरेशन करता है, उससे भी नहीं हो पाती। उसके बाद वो फ्रिज के नीचे हम लोग लगा देते हैं। देखें, हद है इनोवेशन की। उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन गोरों की ईजाद है, मिस्ड कॉल हमारी ईजाद है, नाइट पैकेज हमारी ईजाद है, ये भी लेटरल थिंकिंग। टेनिस बॉल इतनी इस्तेमाल और कहीं नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है क्रिकेट के लिए, अगेन नॉवेल थिंकिंग। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, फैंटा की बोतलें, मैंने उसमें पेप्सी और कोका कोला कम पानी ज़्यादा देखा है। पानी स्टोर हुआ होता है और एक साथ बड़े आराम से वो इस तरह खड़ी हुई होती हैं। और पेप्सी और कोका कोला में भले लड़ाई होगी, हमारी बोतलों में बड़ा एका होता है। कोक की बोतल का ढक्कन पेप्सी पे, पेप्सी की कोक का ढक्कन जो है वो कोक पे लगा हुआ होता है। बड़े आराम से मोहब्बत से रह रही होती हैं। फ़ोन बुक मैंने कभी भी किसी को सही इस्तेमाल करते हुए नहीं देखी। या तो उसके अंदर चने बट रहे होते हैं, या तो उसके अंदर नान मिल रहा होता है। नान लेने जाते थे तो मज़ेदार कहानी ये है कि अगर लग जाए हाथ कोई आपका अखबार अच्छी कहानी वाला, तो फिर वो नान के साथ साथ आपको 3 मर्द 3 कहानी अच्छी स्टोरी भी मिल जाती थी। अच्छा जी, ये तो मेरा छोटा सा मोनोलॉग हो गया। अच्छा, एक आखिरी चीज़, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की आपको पकाना बंद करूँगा मैं बहुत जल्द। मुबीन भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मुबीन भाई के साथ कनेक्ट करेंगे। यकीनन बिज़ी हो गए होंगे, वरना ज़रूर फ़ोन उठा लेते। जो आखिरी चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन है। वो ये
कि वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब इसका ये है कि जिन हालात में आप फंसे होते हैं जिस सोच के साथ, उसी सोच के साथ तो आप वापस निकल नहीं सकते उससे। दुनिया के अक्लमंद तरीन लोगों में एक माना जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ उस आदमी की। इनका कहना यह है कि जनाब जिस सोच से आप वहाँ पॉइंट ए पर पहुँचे हैं, अगर वहाँ फंस गए, वो सोच या वो इंसान जिसने आपको वहाँ तक पहुँचाया वो तो आपको बाहर नहीं निकाल सकता। कोई सी नई सोच की ज़रूरत है, वही नई सोच हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ अपना प्रोग्राम आज मैं अपना रैप अप करूँगा। बहुत शुक्रिया देखने का। इसी के साथ साथ मेरा, आपका और इसी नई सोच का। अल्लाह हाफिज़।